जी, आदरणीय राहुल जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और अभी जुड़े नहीं है शायद। नहीं, जुड़ तो गए थे सर। नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अभी नहीं दिख हम्म, रहा। सर बहन जी फोन लगा रही होंगी लेफ्ट हुई। जी जी। तो जब तक जो है आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय जुड़ते हैं, जब तक इस योगाहार कार्यक्रम का जैसा आदरणीय दुर्गा प्रसाद रैंडाले जी कर रहे हैं, जिसमें हमें प्राणायाम को समय एक निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसा हमारा सुझाव है कि 10 मिनट कम से कम कपालभाति और 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, तीन का विशेष जो है ध्यान देना है। इनका एक सुरक्षित समय निर्धारित करना है, आरक्षित करना है कि जी हमारा इसमें 6:30 बजे के बाद एक निर्धारित समय हो जाए कि हमारा ये बिल्कुल हमें प्राणायाम करना ही करना है। ये आसन और सूक्ष्म व्यायाम और ये तो चलते ही है, कितने करते रहे उसका तो पूरा दिन करते रहेंगे, पूर्णता तो हो नहीं सकती है। परंतु अ, अभी ये प्राणायाम क्योंकि अपन कहते जरूर है कि 7 बजे के बाद सभी लोग प्राणायाम करते रहें, आधा घंटा कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, शायद नहीं करते होंगे, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी कर सकते, लेकिन अपन को तो 10 मिनट हर हालत में इस योग क्लास में कराना है, ताकि जो है अपन निश्चिंत हो जाएं कि भाई। और जैसे योग योग कर लेते हैं तो पूरे शरीर के चोटी से लेके एड़ी तक के व्यायाम हो जाते हैं उसमें। हाँ, 2-3 सूर्य नमस्कार कर ले, ठीक है। और फिर सूक्ष्म व्यायाम में पेट का और पीठ का, माने मंडूकासन और पवन मुक्तासन, दो अति आवश्यक में हुए, और हाथ और पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। ये अपन एक वो बना लें, एक प्रोटोकॉल कि ये हमें करना है, ताकि हमारे शरीर के। और फिर ये प्राणायाम, और ये क्लास 1.5 घंटे की अब क्लास लगभग पर्याप्त होती है। और इसके बाद अभी जो क्लास चल रही है इसमें हम वीडियो बंद करके अपना अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहे, जो भी कर सकते हैं करें। ये करना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो बीच हमारे आपके बीच में कल बैठे थे और परसों उसकी सूचना मिली। अभी एक मुनीलाल हमारे। सर जी, नेपाल पे चर्चा कर ले, नहीं आ रहे अगर मौका हाँ, चले। नेपाल पे चर्चा कर लो। नेपाल की अशोक चर्चा तो अशोक अशोक भैया नेपाल। की इच्छा थी कि एक बार नेपाल पे चर्चा हाँ हो। हाँ, अशोक भैया से भी बात करने की आवश्यकता है। अशोक भैया जी जब वो हैं, अशोक पटेल जी, अशोक पटेल जी हैं क्या? सदन में थे तो। नहीं है। अब भाई तो हते। हाँ, यही तो बात है ना, अब भाई हथे और अब भाई चले गए। तो ये जो है तो इस घटना के लिए दिनेश सर को बुलाएं क्या? नहीं, आदरणीय पवन कुमार जी को बुलाना है इस घटना के लिए, क्योंकि आदरणीय पवन कुमार जी को नेपाल में जो सब इस स्थिति के बारे में, और चूंकि नेपाल लगा हुआ है और नेपाल में कार्यक्रम भी अपने पतंजलि के द्वारा कराए गए हैं, वहाँ रहे भी हैं आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में। तो आदरणीय पवन कुमार जी इसकी नींव रखेंगे और इसको दिशा देंगे, और फिर हम पर लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जी जी, धन्यवाद। राहुल शर्मा जी अभी जुड़े थे और अभी फिर से लेफ्ट हो गए हैं, शायद फिर से जुड़ गए होंगे, तो उनको बुला लेंगे। नेपाल पर विस्तृत। जुड़ गए हैं, राहुल शर्मा जी आ गए। राहुल सर जुड़ चुके हैं सर। नमस्कार जी। हाँ हाँ, ठीक है। नेपाल जी पर हम नमस्कार। बाद में करेंगे, बाद में। राहुल सर जी को सदर आमंत्रित हैं। आप पहले भी हमारे सदन में आ चुके हैं। आज नंदी बाबा के विषय में विशेष जानकारियां देंगे अपने को। जी, सादर आमंत्रित हैं सदन में। नमस्कार जी। जी, मेरी आवाज आ रही? जी, मैं राहुल शर्मा जयपुर से, और पहले भी एक बार पिछले साल मुझे मौका मिला था यहाँ आने का, और वो विषय था कि हमने देसी गायों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 2025 का एक कैलेंडर बनाया।
जिसमें 42 में से 36 45 दिन शिविर लगा करके और हमने लोगों को दिखाया। 10 लाख लोगों ने वहां आकर के उस कैलेंडर को देखा। उस वहां पहुंच करके हमने महसूस किया कि हम जो जैसे ही मशीनीकरण हुआ और ट्रैक्टर आया, सुविधा आई, तो आहिस्ते-आहिस्ते बैलों को हमारी कृषि से अलग कर दिया गया, क्योंकि जो सुविधा की चीज़ थी, वो अपना ली गई। तकरीबन 1990 के आसपास जब वापस महसूस हुआ कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, चूँकि बैल था नहीं और बैल हमारे अ, विचारों में भी नहीं था, हमारे डिस्कशन में भी नहीं था, तो एक शुरुआत हुई नई गौ आधारित खेती की। तो आज हम ये सुनते हैं गौ आधारित खेती, तो हम एक बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि खेती गो आधारित हुई कैसे? क्योंकि गाय न तो हल चलाती थी, न गाय पानी निकालती थी, न गाय बोझ ढोती थी, न गाय किसी से जुड़ा हुआ कोई काम करती थी। गाय घर में रहती थी और बैल जो है वो खेत में रहता था। क्योंकि बैल हटा दिया गया और बैल क्या कोई डिस्कशन नहीं है, चारों तरफ गाय की ही बात हो रही है। तो बड़ा आसान था कि हम गो आधारित खेती की शुरुआत करें या उसको कहें। तो गो आधारित खेती की बात होने लगी और 30 सालों में जैसे-जैसे गो आधारित खेती, गाय के बने हुए उत्पाद, पंचगव्य इन सब का हमने उल्लेख किया, तो आहिस्ते-आहिस्ते बैलों को हम भूल गए, जैसे बैल थे ही नहीं। तो कुंभ के मेले में हमने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान भर में सारी जगह गौशालाएँ हैं और संतों से लेकर के गौ प्रेमी भी हैं और सारे गाय की रक्षा की बात या गाय के उत्पाद की बात या जय गौ माता की बात करते हैं, लेकिन वो बैलों की चर्चा नहीं करते। नंदी की बात इसलिए करनी पड़ती है कि उससे संवर्धन होता है, तो वो मजबूरी है, लेकिन बैलों की बात कोई नहीं करता। जैसे ही बैलों की बात की जाती है, तो लोग ये कहते हैं कि हम गाय और नंदी की बात करते हैं, लेकिन जो तीसरा प्राणी है, तीसरा सेक्शन है, बैल, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंदी लिमिटेड होते हैं। एक गौशाला में अगर 1000 गायें हैं, तो वहाँ पहले 20-25 नंदी हो सकते हैं, लेकिन बैलों की संख्या तो 500 में होती है, उसकी बात कोई नहीं करता। तो हमने महसूस किया कि क्यों ना हम अब समय आ गया है कि बैलों की चर्चा करें। तो हमने कुंभ के मेले में उत्तर भारत की पहली आटा चक्की जो बैल से चलती है, वो लगाई और एक बैल से चलने वाली घानी लगाई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था कि कुंभ के मेले में बैलों से चलने वाला कोई कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल किसी ने किया। 45 दिन हमने इसको चला कर के लोगों को दिखाया। अनुमानतः तकरीबन दसों लाख लोगों ने आकर के इसका अनुभव लिया और इसे देखा। मीडिया में भी हमें अच्छी कवरेज मिली। अब जैसे ही कुंभ का मेला खत्म हुआ, तो आयोजन खत्म हो जाते हैं। लेकिन चूँकि बैल की चर्चा वहाँ से शुरू हुई थी, तो वो चालू रहनी थी और लोगों तक कैसे संवाद पहुँचाया जाए। तो हमने वो कुंभ में से जो चक्की और घानी थी, उसे बुलंदशहर में गौशाला है हमारे मित्र की, वहाँ चक्की और घानी हमने स्थापित की और उसे वहाँ चला करके दिखाना शुरू किया लोगों को। अब जैसे ही हम घानी और चक्की की बात करते हैं और उससे निकले हुए उत्पाद की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जो उत्पाद हम मशीनों से निकल कर के आ रहे हैं, भले वो आटा हो कोई भी उत्पाद हो, जो मशीनीकरण से बन रहा है, जहाँ मानवीय श्रम बहुत लिमिटेड है या मशीनों में तो आप देख रहे होंगे कि रॉ मटेरियल डालने के बाद जो पैक्ड फूड होता है, वहाँ तक किसी मानवीय श्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो खाना वहाँ से निकल के आ रहा है, उसे हम भोजन नहीं कह सकते, वो कमोडिटी है और कमोडिटी है जिसमें भावना नहीं जुड़ी हुई, जिसके अंदर मानवीय श्रम या हाथ नहीं जुड़े हुए या कोई दूसरे प्राणी की इसमें आवश्यकता न हुई हो, उसे हम मृत भोजन समझते हैं। उसे हम प्राण ऊर्जा से युक्त भोजन नहीं समझते। प्राण ऊर्जा हमारे भोजन में इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हर कोशिका को प्राण ऊर्जा की ज़रूरत है। तो आज देख रहे होंगे आप 30-40 साल से जो खाना हम खा रहे हैं, वो मशीनीकरण से आ रहा है, वो प्राण ऊर्जा से नहीं आ रहा। तो हमने जब बैलों और इसकी बात की, तो लोगों ने ये कहा कि सुविधा युक्त मशीनों से भी चक्की चल रही है और घानी चल रही है, उससे तेल निकल रहा है। हाँ, बात सही है।
की मशीनों से चक्की चल रही है बिजली से, और उससे घानी भी चल रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मशीनीकरण से जो चीज़ें निकलती हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली विभाग को जाता है, और फिर बिजली उत्पादन जहाँ से होता है वहाँ तक पहुँचता है। जब हम बिजली उत्पादन करते हैं तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करते हैं, और साथ ही साथ जो बिजली का की खपत हम करते हैं, उससे कार्बन एमिशन होता है। आजकल हम गर्मी को लेकर बहुत परेशान हैं, और पर्यावरण में जो इतना परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर के परेशान हैं। तो जो कच्ची घानी बैल से चलती है, या चक्की जो बैल से चलती है, उससे बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, 0% बिजली की आवश्यकता होती है। वो बैल के श्रम से ही उससे आटा पिसता है या घानी से तेल निकलता है। और दूसरा ये है कि वो जो तेल निकल रहा है या आटा निकल रहा है, उसमें मानवीय श्रम तो है ही, क्योंकि खेती में उत्पादन हुआ था उसका। उसके बाद जो बैल की ऊर्जा है, वो उसमें समाहित है, और जो बैल की प्राण ऊर्जा है, उसकी भावना है, उसका परिश्रम है, वो हर बूँद में समाहित है। वो हमें प्राण ऊर्जा युक्त भोजन देता है, प्राण ऊर्जा युक्त तेल और जो आटा है, वो देता है। तो हमारे पास अभी हमने उसे प्रचारित किया, और कैसे बैलों की चर्चा की जाए, कैसे बैलों का नाम लिया जाए, तो हमने ब्रांड का नाम बैल बाबा रखा, कि हम बैल को आगे रखना चाहते हैं। तो बैल बाबा के नाम से हमने उसकी स्थापना की। अभी चारों तरफ हमें बहुत सारा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो हमसे पूरे नहीं हो रहे। तो हमारे सहयोगी ने हमें ये कहा कि एक काम करते हैं कि हम और घानी लगा लेते हैं 1-2, ताकि हमारा ऑर्डर पूरा हो सके। तो हमारा संवाद सीधा-सा है कि हम तेल निकाल करके या आटा पीस करके व्यापारी नहीं बनना चाहते, हम उससे पैसे नहीं कमाना चाहते। तो हमने कहा कि नहीं, ये भावना की बात है, और हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे लोगों तक और पहुँचाएँ। तो हमारा मॉडल स्थापित है कि हमने ये चीज़ बना ली है कि एक आटा चक्की और एक घानी है। अब किसान प्रेरित हों, एफपीओ प्रेरित हों, दूसरे अन्य लोग प्रेरित हों, गौशालाएँ प्रेरित हों, जो अपने यहाँ इस बात को समझें कि बैलों की चर्चा होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कितने बैल बचाए, ये नंबर की आवश्यकता नहीं है। क्या हमने एक भी बचाया? क्या हमने एक बैल को भी सम्मानपूर्वक जीवन दिया? एक बैल को भी सम्मानपूर्वक अ, अपने पैरों पर खड़ा किया? क्योंकि आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, जब हम स्वावलंबी होने की बात करते हैं, जब हम अपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की और रिस्पेक्टफुल भोजन की बात करते हैं, तो दान में दिया हुआ खाना और बैलों की स्थिति आप देख रहे हैं कि हम दान देते हैं, उसके बाद हम अ, बहुत ही अभिभूत होते हैं कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया कोई बैलों के ऊपर। तो हमने कोशिश की कि हम कैसे बैलों को इकोसिस्टम में ढालें और उनसे काम करें। लोगों ने हमसे ये कहा कि आप बैलों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझे कि ये अत्याचार नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाता है और वो स्कूल जाने से मना करता है, तो उसको डाँट-डपट पड़ती है। उसको हम ये नहीं कहते कि आप लड्डू खा के घर में बैठे रहो, जीवन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम की ज़रूरत है। उसको श्रम सिखाया जाता है। ठीक इसी तरह से बैलों को भी श्रम सिखाया जाता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफपीओज़ हैं, या बहुत सारे किसान हैं जो अपने यहाँ बैल की घानी लगाना चाहते हैं। तो हमने महसूस किया कि घानी तो आप पैसे दे कर के खरीद सकते हैं, आप चक्की भी पैसे दे के खरीद सकते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए जुड़ा हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो है बैल। बैल कहाँ से लाएँगे? क्योंकि बैल दिख नहीं रहा, और अगर गौशालाओं में है, तो वो श्रम नहीं कर रहा। उसको आदत नहीं है काम करने की। उसको खड़ा रखा जाता है, उसको बैठाया जाता है, और उसको अ, जो सरकार से पैसा मिल रहा है या जो दान से पैसा आ रहा है, उससे उसको उसके चारे का प्रबंध किया जाता है, लेकिन उससे काम नहीं कराया जाता। तो बैल कहाँ से मिलेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए, चूँकि हमारी गौशाला वहाँ है, 70-80 गौवंश वहाँ हैं, 20-25 नंदी भी हैं वहाँ, अ, बैल भी हैं। तो हमने ये सोचा कि जब हमारे यहाँ हम अपने बैलों को ट्रेन कर रहे हैं और उससे घानी और चक्की चला रहे हैं, तो क्यों ना हमें आगे बैलों को ट्रेन करना चाहिए, और लोगों को आसानी से बैल उपलब्ध हो सके, ट्रेंड किए हुए बैल। तो हमने वहाँ अ, बैलोदय गुरुकुल के नाम से हिंदुस्तान का पहला बैलों को ट्रेनिंग देने का गुरुकुल खोला, जिसका नाम हमने बैलोदय गुरुकुल रखा। किस 1 महीने की ज़रूरत पड़ती है एक बैल को ट्रेंड करने की। आवश्यकता ये नहीं, बैल चलना तो सब जानते हैं, 4 पैर होते हैं तो चलना तो सबको आता है।
लेकिन बच्चा जो है उसको भी सिखाया जाता है किस तरह से चला जाए। ठीक इसी तरह से बैल सीधा तो चल सकता है, लेकिन वो बोझ लेके नहीं चलेगा। तो हल जो है वो तो एक साधारण चीज़ है, वो सिखाई जा सकती है। लेकिन जब बैल किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूमता है, सर्कुलर घूमना आप समझ रहे हैं, गोल-गोल घूमना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम हमारे बैलोदय गुरुकुल में बैलों को इंटर्न के रूप में शामिल करते हैं। कौन कहता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स को या एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ़ बच्चों को इंटर्न बनने की ज़रूरत है। हमारा देश इतना समृद्ध है कि हमारे यहाँ बैलों को भी इंटर्न माना जाता है और बैलों को इंटर्न मान करके उनको 1 महीने जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री में चक्की है या घानी है, वो चलानी उसको सिखाई जाती है। 1 महीने के बाद वो काबिल हो जाता है कि वो अपने आप स्वतः ही जैसे ही आप उसे घानी या चक्की जो है उसमें जोड़ेंगे, तो वो सर्कुलर घूमने लग जाता है। आपको उसे हाँकने की ज़रूरत नहीं है। वो समझदार बन चुका होता है। तो बैलों गुरुकुल में न बल्कि हम बैलों को ट्रेन कर रहे हैं और जैसे ही हमारे 20-25 बैल अभी तो 7-8 बैल ही हमने ट्रेन किए हैं। जैसे ही 20-25 बैल ट्रेंड हो जाएँगे, तो हम इसको आगे बढ़ाएँगे और अ, स सालाना एक दीक्षांत समारोह होगा। तो कौन कहता है कि विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह की ज़रूरत है और दूसरों के लिए नहीं? आज हम देखते हैं कि घोड़ों को सिखाया जाता है, हाथियों को सिखाया जाता था पहले। इसी तरह से जैसे कुत्तों को श्वान प्रेम इतना है, कुत्तों का प्रेम इतना है कि लोग पागल हैं कुत्तों के पीछे। तो कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें हम शामिल हैं। 1 साल से हम गायों की, बैलों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ अ, किसी ने मुझे महसूस देखा नहीं मैंने, कि 1 साल में कहीं गायों के विषय पर लिखे हुए किसी लेख पर अपनी कोई टिप्पणी दी हो। हाँ, कुत्तों से बड़ा प्यार होता है। बड़े लोग हैं दिल्ली के जो दूध, घी, मक्खन सब चाहते हैं, लेकिन गाय से प्यार नहीं चाहते, वो कुत्ते से प्यार चाहते हैं। तो कभी-कभी मेरी इच्छा होती है कि मैं पूछूँ कि कहीं ऐसा उपक्रम है, जहाँ कुतिया के दूध का इस्तेमाल किया जाता हो, जहाँ कुतिया के दूध से पनीर बन जाता हो, उससे घी बन जाता हो, तो कितना अच्छा रहता। तो फिर गाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वान प्रेम से ही काम चल जाता। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बैल को रिस्पेक्टफुल एक नाम दें, बैल को एक रिस्पेक्टफुल काम दें। तो अब कौन करेगा इस काम को? हमारे पास गौशाला उस समय थी नहीं। तो हमने सोचा कि हिंदुस्तान भर के जो बैल हैं उनकी भाषा कोई नहीं समझता, उनके आँसू कोई नहीं समझता। वो जो कट रहे हैं वो जो धक्के खा रहे हैं, उन पर जो गर्म पानी डाला जा रहा है, उनको जो लाठियों से मारा जा रहा है, वो सब कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम विधर्मियों की बात करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिस संस्कृति के हम हैं, वहाँ बैल एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन हम उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारे संतों से हम मिले, बहुत सारी गौशालाओं में हम गए। हर जगह जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, राष्ट्र माता, इसकी चिंता होती है। ये एक तरह का मैं क्षमा चाहता हूँ मैं, ये मेरे खुद के बोल हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब सोचते होंगे, लेकिन दिखता जो है, वो ऐसा ही है कि ये गाय रूपी जो षड्यंत्र है, गाय रूपी जो नैरेटिव है, जब फ़ोन लोग करते हैं, अभिवादन करते हैं, जय गौ माता कहते हैं, ये भ्रामक है। जय गौ माता कहते ही आस्था बन जाती है। सामने वाले को लगता है बड़ा डेडिकेटेड आदमी है, गायों के बारे में बड़ा सोचता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है। कुटिल जो है, वो भी अपनी कुटिलता को बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए एक धर्म का नाम लेता है। राधे-राधे कह रहा है या जय गौ माता कह रहा है। तो वो बैल कहाँ है? तो हमने बहुत सारे संतों से ये प्रश्न पूछा। बहुत सारे ग्रुप में हमने पूछा कि आप गाय की बात करते हैं, आपको गोवंश कहते हुए तकलीफ क्यों हो रही है? तो हमें सिखाया गया कि गाय का मतलब गोवंश होता है, जिसको हम मानते नहीं हैं। क्योंकि माँ का मतलब माँ होता है, बाप का मतलब बाप होता है। माता-पिता का मतलब या पेरेंट्स का मतलब माँ-बाप होते हैं। तो इस तरह से गाय का मतलब गाय होता है। तो ये नैरेटिव क्या है कि वो सबको सूट करता है, तो सब उसी का नाम लेते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, विरोध करने वाला कोई चाहिए कि हिंदुस्तान में विश्व का पहला गोबर से बना हुआ पेंट खादी ने बनाया। अब हमने सोचा कि हम क्यों ना खादी ग्रामोद्योग के जो प्रेसिडेंट हैं या जो मुखिया हैं, उनको एक लेटर लिख कर के उनसे एक सवाल पूछें कि आप लोगों ने इतना अद्भुत काम किया, लेकिन किस षड्यंत्र के तहत आपने उस बॉटल पर या उस पैकेजिंग पर लिखा कि गाय के गोबर का पेंट? क्यों? बैल का गोबर नहीं होता?
तो आपने गोवंश का गोबर का पेंट या बोवाइन के गोबर का पेंट क्यों नहीं किया? ये बड़ा आवश्यक सवाल है। तो हमारे इस तरह से सवालों को उठाने पर अब हमने महसूस किया कि बहुत सारे लोग बैल की बात करने लग गए। तो इससे हमें बड़ी खुशी है कि हम 10 लोगों के मुँह से भी अगर बैल की बात कहलवा पाए, तो हमने कुछ परिवर्तन किया। तो अब आगे आगे हमने सोचा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा निहित स्वार्थ मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि बैलों की जो भाषा है, वो बैल तो नहीं समझा सकते। लेकिन बैलों का प्रतिनिधि होने के नाते, बैलों ने मुझे प्रतिनिधि चुना है, मैं मानता हूँ। तो उनका प्रतिनिधि होने के नाते वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या भावनाएँ हैं, ये मैं लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और 1 साल हो गया मुझे ये सब करते हुए, और किसी के नैरेटिव से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि न तो मुझे सरकार से कोई गौशाला के लिए पैसे चाहिए या मुझे सरकार से कोई सहयोग चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ जो अ, सिस्टम में है नहीं। तो हमने बैलोदय गुरुकुल की स्थापना तो की, लेकिन अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो ये सारे हिंदुस्तान के जो बैल हैं, एक तरह से भावना है, उन बैलों के लिए ये गर्व का क्षण था कि उनको एक एड्रेस मिला कि बैलों का भी कोई गुरुकुल हो सकता है। तो बुलंदशहर में हमारा बैलों का गुरुकुल है। फिर हम इसे आगे कैसे बढ़ाएँ? तो अभी गौ महाकुंभ हुआ, आप समझिए गौ महाकुंभ। अब गौ महाकुंभ का मतलब क्या हुआ? क्या अकेली नारी ही सारी दुनिया चलाएगी? क्या पुरुषों की ज़रूरत नहीं है? तो यहाँ पुरुषों की ज़रूरत है, क्योंकि ये नैरेटिव सेट होता है कि पुरुषों के बिना काम नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ़ गाय की ज़रूरत है, वहाँ नैरेटिव सेट होता है कि गाय ही चाहिए, बैल नहीं चाहिए। तो ऐसा अगर हुआ कि गाय ही चाहिए और इंजेक्शन से अगर बछिया ही होती रही, तो बछड़े तो नहीं दिखाई देंगे 10-20 साल बाद। तो अगर बछड़े दिखाई नहीं देंगे, तो आजकल मैंने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे एक इंजेक्शन का हो भी गया होगा तो मुझे नहीं पता। ऐसे एक इंजेक्शन का इजाद कीजिए कि महिलाओं को भी फिर पुरुषों की ज़रूरत ना हो, बस इंजेक्शन से होते रहेंगे बच्चे। तो फिर इन सारे पुरुष जो हम देख रहे हैं, इस पुरुष प्रजाति का क्या होगा? खत्म हो जाएगी ये पुरुष प्रजाति। जैसे बैल खत्म हो जाएँगे, तो 100 साल में मर्द भी खत्म हो जाएँगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इंजेक्शन से बच्चे होंगे। तो हम एक नई जो वो है विधा, भगवान से भी बड़ी, उसका हम इजाद कर रहे हैं। तो हम घोर विरोधी हैं इस चीज़ के कि आप इंजेक्शन से जो है बच्चियाँ पैदा करें। एक नेचुरल जो क्रम होता है हर जीव का, वो हम बाधित कर रहे हैं। गाय को वंचित कर रहे हैं। एक नंदी के संपर्क में आने से, एक इंजेक्शन से ही काम करा रहे हैं। तो हम कहते तो गौ-माता हैं, लेकिन वो माता वाला शब्द जो है दिखावे का है, उसका अनुसरण हम नहीं करते। तो हमने जो गौ महाकुंभ हुआ, विश्व का पहला, भारत का पहला बड़ा प्रचारित किया गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आप इस पूरी प्रजाति में से सिर्फ़ एक का ही चयन क्यों कर रहे हैं? बाकी कहाँ जाएँगे? बैल कहाँ जाएगा? अब जो गायों के गोबर की बात करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड कृषि गुरु हैं, सबके ज़बान पर पट्टी बंधी है। सब गाय की बात करते हैं। वो ये नहीं समझते कि इसके सेक्शंस हैं, जैसे बछिया है, बछड़ा है, जो छोटा है। वो गाय जो दूध नहीं देती, उसके बाद गाय जो दूध देती है, इसके बच्चे होते हैं, नंदी जो प्रजनन करता है, बैल जो नाकारा है। इन सब का गोबर अलग होता है। नंदी और जो गाय है, जिसके बच्चे होते हैं, उनमें एक तरह से हार्मोनल जो डिसबैलेंस है, वो चलता रहता है, क्योंकि वो उस क्रम में हैं जुड़े हुए। एक तो प्रजनन के क्रम में है, एक के बच्चे होते हैं और वो दूध देती है, उसकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। और जब वो प्रेग्नेंट बच्चे नहीं हो रहे होते, उस समय उसके कैरेक्टर की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो वो जो एक तरह से हार्मोनल बैलेंसेस ऊपर-नीचे हो रहे हैं, उसका असर गोबर पर होता है। तो उनका गाय का गोबर और जो नंदी का गोबर है, वो इंफीरियर गोबर है, इट्स नॉट सुपीरियर। सुपीरियर गोबर है बछिया का, सुपीरियर गोबर है जो गाय बच्चे नहीं दे रही उसका और बैल का। क्योंकि इन तीनों में हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं है। ये हार्मोनल जो प्रजनन का हार्मोन है या और अलग तरह का हार्मोन है, उससे दूर है ये। इसलिए कहा जाता है कि बछिया का मूत्र पीना चाहिए, गाय का नहीं। तो उसका बड़ा फ़र्क है, तो उसको एनालाइज़ अगर आप करें,
तो इनके गोबर में और इनके मूत्र में जो गाय है और जो नंदी है, उसके मूत्र से अलग वो होता है मतलब अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। लेकिन इसकी बात करेगा कौन? क्योंकि हमने तो छोड़ा ही नहीं किसी को। हम तो सिर्फ़ गाय की बात करते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है, म्यूज़िकल है बहुत, खूबसूरत लगता है, पर धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है और हम तो सनातनी हैं, हमें तो घर में भले ही पूजा ना कर रहे हों, लेकिन उसका झंडा हमारे हाथ में होना चाहिए। वही चारों तरफ हो रहा है और सो कॉल्ड जो गौ माता की बात करते हैं, अपने अंदर झाँक के देखें कि कभी घर की पहली रोटी बना कर के गाय के नाम की गाय को खिलाई है? नहीं, पिछले 10 साल में नहीं किया ऐसा, लेकिन गौ माता का नाम ज़रूर लेना है। तो हमने सोचा कि ये गौ महाकुंभ है और जो गौ महाकुंभ के ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनको हमने कहा थोड़ी तो शर्म करो, ये गौ महाकुंभ लिखा है, गौ वंश महाकुंभ लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? लेकिन ना उनके मुँह पर पट्टियाँ लगी हैं, वो तो कह ही नहीं सकते क्योंकि बैल का नाम लेंगे तो अलग हो जाएगा ना सिस्टम से, अलग दिखाई देगा, अलग कोई नहीं दिखना चाहता। सब एक जैसे दिखना चाहते हैं। रामभद्राचार्य को ले लीजिए, शंकराचार्य को ले लीजिए, श्री श्री रविशंकर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब गाय की बात करते हैं। कैसा नैरेटिव है? 140 करोड़ लोग जो है, वो गायों की चर्चा करते हैं और उसका एक सेक्शन जो बैल है, खत्म है वो। तो हमने गौ महाकुंभ में उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि हमें एक बैलों के लिए बैलों का जो गुरुकुल है, उसके लिए हमें एक स्टॉल दिया जाए। अब आपको आश्चर्य होगा कि इतने बड़े महाकुंभ में, इतने बड़े गाय के नैरेटिव में, इतने बड़े जय गौ माता के नारे में, हमें स्टॉल बिना पैसे नहीं मिला। हमने कहा कि हिंदुस्तान में पहला है और इससे आशाएँ जुड़ी हुई हैं और इसको हमें आगे बढ़ाना है। इतने बड़े महाकुंभ में अ, छोटी-सी रकम है 18-20 हज़ार रुपए, ये अगर आप नहीं भी लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इनका बजट गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा नहीं 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 18,000 के बिना हमारा काम कैसे चलेगा? तो हमने कहा थोड़ा-सा दिल बड़ा रखिए और इसे निःशुल्क कीजिए। तो बोले नहीं निःशुल्क नहीं हो सकता। तो फिर हमने सोचा चलिए ठीक है इस पैसे से ओत-प्रोत दुनिया में दिखावा तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन निःशुल्क कुछ नहीं हो सकता। तो हमने क्योंकि हम कर चाहते तो हम 5S फार्म भी दे सकता था इसे या जो गौशाला है हमारे पराग की, तो पराग भी दे सकता था, क्योंकि व्यवसाय जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने सोचा क्यों? क्या बैल हमारा अकेले का है? क्यों हम अकेले क्यों करें? तो हमने लोगों को जो हमसे जुड़े हैं, उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि आप कुछ सहयोग इसमें कीजिए। ₹100 ही दीजिए भले ही, लेकिन कुछ कीजिए। और आपको आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गायें हैं और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, जो गायों पर गाय, किसान और ज़मीन, इस पर जुड़ी बात करते हैं। बड़ी खूबसूरत लगती है। बहुत सारे संवाद वहाँ होते हैं, मैसेज आते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन की बातें वहाँ होती हैं। लेकिन ये मैसेज डालने के बाद ₹1 के लिए भी किसी के कान में जूं नहीं रहेंगी। मैं मन में सोच रहा था कि कितना फ़र्क है कथनी में और करनी में। इसलिए तो ये कहावतें थी, कथनी और करनी में फ़र्क होता है, दिए तले अंधेरा होता है। ये सारी खबरें इसलिए थी। फिर भी हम इससे हतोत्साहित नहीं हुए और हमारे जो खुद से जुड़े हुए लोग हैं, जो कुंभ के मेले से भी जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों ने अ, अपने पास से कुछ न कुछ धन की व्यवस्था की और हमारा ₹19,000 का प्लस कुछ और ₹25,000 का खर्च था इस गौ महाकुंभ में। एक स्टॉल हमने लिया 10 फुट बाय 10 फुट का, जहाँ पहली बार लिखित में बैलोदय गुरुकुल लिखा हुआ पाया गया और बैलोदय गुरुकुल के नाम से ही हमने स्टॉल लिया। किसी और नाम से हम लेना नहीं चाहते थे। स्टॉल लिया हमने, स्टॉल वहाँ लगाया और वहाँ बैलों की घानी से निकला हुआ तेल उपलब्ध था और जब हम वहाँ पहुँचे, तो जैसे होता है कि सारी जनसंख्या में पागल तो 1-2 ही दिखने को मिलते हैं और सारे उन्हीं को पागल को ही देखते हैं, क्योंकि वो हमारे तरीकों से अलग होता है, तो अलग दिखाई देता है। लेकिन पागल बहुत कुछ कर सकता है और जितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और जितने बड़े-बड़े लोग हुए हैं, पागलपन का मतलब वो पत्थर फेंकने वाला पागलपन नहीं होता। आपके काम के प्रति आपका कितना पागलपन है। तो आपका
एक साइंटिस्ट है जिसने किसी विधा को इजाद करने की कोशिश की है। सैकड़ों उसके प्रयत्न जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रयत्न तो उसका सक्सेसफुल होता है। लोगों को क्या है कि पहला प्रयत्न ही उनको अद्भुत होना चाहिए, ये चाहते हैं वो। पहला प्रयास ही सफल हो जाना चाहिए। कितना गलत तरीका है ये कि हम जब छोटे जब होते हैं और हम चलना सीखते हैं, सैकड़ों बार हम खड़े होके गिरते हैं और उसके बाद भी हम चल नहीं पाते। उसके बाद अल्टीमेटली एक दिन चलते हैं। जीवन में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि बहुत सारी विफलताओं के बाद सफलता मिलती है और कभी जहाँ हमें असफलता मिल रही होती है, 2 नेत्रों से तो असफलता दिखती है, लेकिन तीसरे नेत्र से हम ये देखना भूल जाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र खुला ही नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है, तो उसकी अहमियत नहीं है। तीसरे नेत्र से जब हम असफलता को देखते हैं, तो उस असफलता के पीछे एक नई सफलता का आगाज़ हो रहा होता है। जब हम कुंभ के मेले में इस महाकुंभ में पहुँचे, तो हम एक विचित्र प्राणी दिख रहे थे वहाँ, कि सारे लोग जो हैं, वो गाय की चर्चा कर रहे हैं, गाय के उत्पाद बेच रहे हैं, गाय से सब कुछ करना चाहते हैं। एक ये है जो बैल की बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ बड़द बुद्धि कहा जाता था, बैल बुद्धि। ये मैं समझा नहीं कि हम लोग इतने पढ़े-लिखे और इतने सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोग हैं। हमने जुमला सेट कैसे किया बैल बुद्धि? बैल बुद्धि मतलब मूर्ख। तो हमने प्रजाति के एक बहुत बड़े हिस्से को पहले से ही मूर्ख मान लिया कि वो किसी काम का नहीं है। हमें भूल गए कि गाय से ज़्यादा श्रम करता है वो और वो खुद कमाता है, अपनी इज़्ज़त की रोटी कमाता है और किसान को भी कमा के खिलाता है। इसलिए जो पहले पचासों साल पहले जब बछड़ा होता था, तो किसान के घर में उत्सव होता था कि आज कमाऊ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन आज वो कमाऊ बेटा तो रहा ही नहीं। तो आज तो उसे बोझ समझ लिया गया, निकम्मा समझ लिया गया और उसको हमने हमारे फ्रेज़ में भी डाल दिया, बैल बुद्धि, बड़द बुद्धि। अगर कोई बच्चा कम समझदार हो, तो उसको बैल बुद्धि कहा जाता है। एक तरह से गाली है ये, जिसको हम गाली समझते हैं। तो 4 दिन का ये महाकुंभ था और बैलो देव गुरुकुल के नाम से बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ था और जो भी आ रहे थे लोग, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भई ये इतने सारे जो स्टॉल हैं 2-250 इन स्टॉलों में लय एक जैसी है, उनका म्यूज़िक एक जैसा है। उनका जो म्यूज़िक है वो गाय का म्यूज़िक है और 40 सालों से हम गाय का म्यूज़िक सुन रहे हैं। बैल का म्यूज़िक तो हमने कभी इजाद किया ही नहीं। तो अब जब बैलों का म्यूज़िक हमने शुरू किया, तो या तो वो कर्णप्रिय हो सकता है। कर्णप्रिय होने के चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि कर्णप्रिय तो चारों तरफ गाय हो रही है। तो ये जो गाय के महिमा मंडन का दुष्प्रचार कहता हूँ मैं, इस दुष्प्रचार ने बैलों को खत्म कर दिया। तो पुनः उसको लाने की ज़रूरत है। 4 दिनों में सैकड़ों लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से, उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो, उधर आसाम हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग, किसान और सो कॉल्ड गो प्रेमी वहाँ आए। उन्होंने ये समझा और सबको आश्चर्य हुआ कि अरे! बैल भी कोई ट्रेनिंग बैल को क्या दी जाती है? बैल को तो बस उसको रस्सी बाँध दो, काम कर लेगा वो। कैसे कर लेगा? तो मैंने कहा कि ऐसा आपके यहाँ गौशाला है, 100 बैल हैं, करा के देखिए ना एक दिन। आइए मैदान में, पता चल जाएगा। वो तो आपके ही पोषित हैं। तो जो आपका पोषित है, वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। करवाइए उससे काम। नहीं करेगा वो, क्योंकि आपने उसे निकम्मा बना दिया। जैसे आज सरकारें जो हैं, वो एक बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त का अनाज देती हैं। अरे! मुफ्त का अनाज देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि व्यक्ति को जो कैपेबल नहीं है, उसको कुछ ऐसा सिखाइए कि वो प्रतिदिन कुछ परिश्रम करे और परिश्रम करके अपने जीवन में कुछ मूल्य जोड़े। आपने सबको निकम्मा बना दिया। सबको ₹3 का अनाज मिल जाता है आसानी से। क्यों? जब किसान के यहाँ वो ₹30 का बिकता है, फिर भी उसको कमाई नहीं हो रही किसान को और आप एक बहुत बड़े तबके को फोकट में दे रहे हैं। तो आप आने वाली प्रजाति को निकम्मा बना रहे हैं। देश को हम कहते तो हैं 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, पता नहीं कौन से आंकड़े हैं। देश का एक बहुत बड़ा तबका काम नहीं करता और हमें अनुभव है क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हैं। तो जब किसी को काम करने के लिए कहा जाता है, वो इतना लापरवाह होता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? इससे कम तो हम लेंगे नहीं। इससे कम तो घर बैठे मिल जाता है, सरकार दे देती है। तो अब छः कहे तो मानव प्रजाति है, लेकिन वो बोल भी सकती है, ना काम करे तो भी चल सकता है, सरकार सुन लेगी वोट के लिए। बैलों की कौन सुनेगा?
कोई नहीं सुनेगा, तो बैलों से काम कराना है। तो हमने वहाँ सबको समझाया कि अब ज़माना लद गया है कॉलेजों का, और बोले कि हाँ, बैल तो हर जगह किसान भी सिखाता है। तो मैंने कहा बच्चों को हर माँ-बाप सिखाते हैं घर में, एबीसीडी सब सिखाते हैं, स्कूलों को बंद कर दीजिए, कॉलेजों को बंद कर दीजिए, ज़रूरत क्या है? माँ सिखा ही देगी, तो माँ सिखा देगी तो माँ भी डिग्री दे देगी, तो फिर वो डॉक्टर बन जाएगा घर में। क्या ज़रूरत है आपको उसके लिए इंस्टीट्यूट खोलने की? जब इंसान के लिए इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, उसको पैर पर खड़ा करने के लिए, उसको विद्या सिखाने के लिए, तो क्यों बैलों को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की? तो आपको नहीं लग रहा होगा कि ज़रूरत नहीं है, हमें लग रहा है, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के बैलों के प्रतिनिधि हैं। तो जैसे किसी भी संस्थान में कुलाधिपति होता है, बड़ा सम्मान से नाम दिया जाता है कुलाधिपति का, चांसलर हैं ये, और हर आदमी जो जुड़ा हुआ है, इसको देखता है, वो अपने नाम के नीचे लिखता है कुलाधिपति। तो हम हमारे नाम के नीचे बैलाधिपति लिखते हैं, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के बैलों के प्रतिनिधि हैं। तो हम जो कह रहे हैं, वो न तो हमारे आईपीएस फार्म से, ना हमारे किसी भी व्यवसाय के वजह से है, हम नहीं कह रहे कुछ भी। हम पूरे हिंदुस्तान के बैलों की भाषा हैं, उनकी वाणी है। तो जो हम कह रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे, वो पूरे हिंदुस्तान के बैल कह रहे हैं। तो हमने अ, उनका जो संवाद है, वो लोगों तक भरकस प्रयास किया कि उसको सुनाया जाए। तो वहाँ जो लोग आए, पढ़े-लिखे लोग, किसान, बहुत सारे ऐसे जिनके पास हज़ार-हज़ार बैल हैं, उनकी समस्याएँ करें क्या? क्या कराएँ उनसे? एक को भी कुछ इससे काम नहीं कराना चाहते वो, सबको खड़ा रखते हैं। खिलाओ-पिलाओ, इनको तंदुरुस्त करो, निकम्मों की फ़ौज खड़ी कर दो। तो वहाँ जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ, बैलों से भी काम कराया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं पंचगव्य उत्पाद की, क्यों चाहिए पंचगव्य उत्पाद? गोबर बैल के गोबर से उत्पाद बनाइए, उसका नाम लीजिए। खेत में भी आपने देखा होगा कि जब खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट से, जब कंपोस्ट बनता है, सिर्फ़ गाय है, सिर्फ़ गाय है। तो मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये गाय रूपी जो षड्यंत्र हमने खड़ा किया है, उसने एक बहुत बड़े हिस्से को, जो गाय और गोवंश का हिस्सा है, उसको आपने बर्बाद कर दिया। क्योंकि आप देखते होंगे कि बैलों ने बड़ी कोशिश की पिछले 30 सालों में कि हम क्या करें ऐसा कि मानव के संपर्क में दोबारा आ जाएँ। क्योंकि वो पहले मानव के संपर्क में ही थे, घर से निकाल दिए गए। तो गली-गली घूम रहे हैं, भूख लगती है तो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, ठीक है? कि कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन वहाँ खाने को क्या मिलता है? वहाँ गर्म पानी मिलता है। गर्म पानी खौलता हुआ बैलों पर डाला जाता है, या आप ये मान लीजिए कि लट्ठों से मारा जाता है। तो अभी कितना बड़ा एक तरह का वो है, हमारे समाज की विफलता है ये, कि जहाँ 2 रोटी, 2 कौर बनने वाले के हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते। अब वो जो प्राणी बोल नहीं सकता, जिसे भूख लगी है, कुत्ते को तो आप एसी में बैठा के घुमा रहे हैं, और जो बैल इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे वहाँ तिरस्कार और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। तो कैसे इनको जोड़ा जाए? तो बहुत सारे लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये अद्भुत प्रयास है आपका, और आपने बहुत अच्छा काम किया। तो काम की भावना अच्छी होती है, तब वो अच्छा दिखाई देता है और अच्छा लोगों को लगता है। तो अभी हमारे पास 2-250 अलग-अलग लोगों का एक तरह से वो है, डेटा है, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ बैल हैं, हम उन बैलों से अब काम कराना चाहते हैं। और हम कैसे उन बैलों को प्रशिक्षित करें? कि हमें तो प्रशिक्षण आता नहीं, क्योंकि ये विधा ही अलग, हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। तो हमने कहा हाँ, हम हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे जो गोवंश हैं, हमारे जो बैल हैं, बैलों के गुरुकुल खुलने के बाद हमारे बैल तो कहीं धक्के नहीं खाएँगे, ये तो तय है। क्योंकि हमारा बैल जो है, वो प्रशिक्षित किया जाएगा, और जहाँ-जहाँ कच्ची घानी, जहाँ-जहाँ कच्ची घानी भी एक षड्यंत्र है, इसको साफ नहीं कहते। कच्ची घानी है क्या? ब्रांड का नेम है, तेल निकालते नहीं हैं कच्ची घानी से, लिख देते हैं कच्ची घानी, बस एक फ़ोटो लगा देते हैं, हो गया कच्ची घानी का तेल। हम इतने व्यस्त हैं उन चीज़ों में, जिन चीज़ों की हमें जीवन में ज़रूरत नहीं है। हमें जीवन में भोजन की ज़रूरत है। ये भाग-दौड़, ये वेबिनार जो हो रही है यहाँ,
पूरे हिंदुस्तान में जो भी काम हो रहा है किस लिए हो रहा है? सबसे पहले रोटी के लिए हो रहा है, कपड़े के लिए नहीं हो रहा। नंगा आदमी भी भूखा नहीं रह सकता, पेट तो भरना है। तो हम सबसे पहला जो पैसा कमा रहे हैं, वो अपने पेट को भरने के लिए कमा रहे हैं। और उस पेट को भरने के लिए जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो पेट में क्या डाला जाए, इस पर कोई संवाद ही नहीं है। क्या खाएँ हम? जो मिल रहा है वो खा लो। पशु भी नहीं खाता जो मिल रहा है वो भी चयन करता है, ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। हम सिर्फ स्वाद का ही खाते हैं। तो अब जगह-जगह घानी शायद 6 महीने में अ, हम ये मानते हैं कि 20-25 गाड़ियाँ हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में लगी होंगी और वहाँ बैल चल रहे होंगे। देखिए कितना अद्भुत ज़माना होगा जब तिरस्कृत किया हुआ बैल आपके लिए तेल निकालेगा, आपके लिए आटा पीसेगा। ये बड़ा भावनात्मक पहलू है ये, क्योंकि ये अलग चीज़ दिखती है और लोगों ने हमें कहा कि अरे क्यों बैलों पर अत्याचार करते हो, मशीनों से ही काम करा लो। सब मशीनी बन गए, भावना कोई समझता ही नहीं है कि कितना सुख मिलता है जब हम पैरों पर खड़े होते हैं, कितना सुख मिलता है जब हम अपना निवाला खुद कमाते हैं और वो जो निवाला होता है, वो दया का, दान का नहीं होता, वो निवाला इज़्ज़त का होता है और मन में भावना होती है कि जो आप रोटी मुझे खिला रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे, मैंने खुद कमाई है वो रोटी, तब मुझे मेरा पेट भर रहा है। तो कहीं भी जब इस तरह के तेल को आप देखें, इस फेर में न पड़ें कि बाज़ार में तेल ₹300 का मिल रहा है, ये तेल ₹500 का है। पैसों के तंत्र में ही तो सब कुछ बिगड़ गया। ₹200 ज़्यादा खर्च कीजिए। आपके ₹200 खर्च करने से आप घर में बैल तो नहीं पाल सकते। आप एक बैल को बचा नहीं सकते। लेकिन आप अगर उस वो तेल खरीदते हैं कहीं से भी हिंदुस्तान में या वो आटा खरीदते हैं, तो एक अच्छा आटा और अच्छा तेल ही प्राप्त नहीं करते आप। आपका एक-एक बूँद तेल जो रसोई में खर्च हो रहा है, एक-एक निवाला जो आप अपने घर में बैठ के खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह, किसी बैल के लिए आशा लेकर आ रहा है, किसी बैल के लिए रोटी लेकर आ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम सीधा तो श्रम नहीं कर सकते, सीधा तो नहीं बचा सकते। लेकिन क्या हमारा खर्च किया हुआ पैसा और उसका अंश किसी प्राणी को बचाने में काम आ रहा है? जब हम किसी प्राणी को बचाने का काम करते हैं और इसमें कोई सोशल एजेंडा नहीं है, जिसमें कोई दिखावा नहीं है। तेल आपने प्राप्त किया, तेल आपने यूज़ किया अपने घर में। लेकिन उसके पीछे एक भावना जुड़ी है कि हम जहाँ से तेल लेते हैं, वो तेल बैलों के द्वारा निर्मित किया गया है और वो बैल वहाँ आशा से देख रहा है कि जो मैंने स सामान बनाया है, आज अलग-अलग एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना सामान बनाते हैं, नया हो, पुराना हो, पुरानी विधा से बना हो या कोई इनोवेशन हो, क्या होता है उसके मन में? उसके मन में एक आशा होती है। उसका पूरा जीवन उस पर निर्भर होता है कि मैंने उत्पाद बनाया, अभी मैं बाज़ार में लेकर आया हूँ, लोग इसे स्वीकृत करेंगे, लोग इसे खरीदेंगे और उससे मुझे स्वावलंबन मिलेगा। ठीक उसी तरह से जहाँ बैल चल रहा है गाड़ी में या चक्की में, तो प्रतिदिन एक-एक जो पदचाप उसका है, उसके लिए एक आशा लेकर आता है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं काम कर रहा हूँ और शाम को मुझे ये सामान बिकेगा, इज़्ज़त की रोटी मिलेगी। अब सामान बिक ही नहीं रहा है, तो इज़्ज़त की रोटी मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी। तो हमारा क्या सबका दायित्व तो नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों को ढूँढें, जहाँ किसी प्राणी को जान मिल रही है, किसी प्राणी को रोटी मिल रही है और जब हम ये करते हैं, तो हमारी ये मान्यता है कि जब हम किसी प्राणी की रक्षा करते हैं, किसी प्राणी को स्वावलंबित बनाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, तब हम भगवान की श्रेणी प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्राणी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के अंश ही नहीं हैं, हम भी भगवान हैं। कि हमने जो हमारा श्रम है उसका कमाया हुआ पैसा एक प्राणी को बचाने में खर्च किया है। तो अब ये है कि बहुत सारे लोगों को जिनके यहाँ खुद के यहाँ बैल हैं, उनकी आँखों में हमें चमक दिखी। उनको एक आशा दिखाई दी कि भई हमारे भी 2 बैल प्रशिक्षित हो सकते हैं और उन 2 बैलों से हमारे यहाँ भी गाड़ी लग सकती है। लोगों को अच्छा तेल मिल सकता है। तो अभी तो हम हमारे बैल या आस-पास जो किसान हैं, उनके बैल लेकर के ट्रेन करते हैं। बाद में लोग अगर अपना बैल भेजेंगे, वो कमर्शियली हो सकता है इतना वायबल ना हो, क्योंकि भेजने में ट्रांसपोर्टेशन का लेकिन सब चीज़ कॉमर्स नहीं होती। कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स पढ़ कर के तो बर्बादी के कगार पर पहुँच गए हम। इतनी इकोनॉमिक्स भी हमारी भावनाओं में इकोनॉमिक्स शामिल हो गई है। तो सोचने से पहले भी हम ये देखते हैं
मेरे को फायदा क्या होगा? क्या सारी दुनिया फायदे से चलती है? लेकिन फायदा इतना ज़्यादा आगे रख दिया गया है कि मैं कुछ दूँगा तो उसका मुझे कुछ मिलना चाहिए। परोपकार नहीं करूँगा मैं, क्योंकि परोपकार में भी एक उपकार है। परोपकार किया तो हमारा नाम होना चाहिए, सोशल मीडिया पर दिखना चाहिए। इस सब चीज़ों को आहिस्ते-आहिस्ते परिवर्तित किया जाएगा और बीच में मैं भूल गया कि जो दीक्षांत समारोह होगा, वो प्रतिवर्ष किया जाएगा। बैलों को का दीक्षांत समारोह। ये संसार में पहली बार होगा। यूनिवर्सिटियाँ बहुत हैं, जहाँ बच्चों को कॉन्वोकेशन सेरेमनी की जाती है। क्या ज़रूरत है कॉन्वोकेशन सेरेमनी की? चुपचाप दे दीजिए उसको डिग्री। सारी दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है? उसको महिमामंडित किया जाता है, दिखाया जाता है, प्राउड भरा जाता है बच्चे के मन में कि मैंने इतना श्रम किया, आज मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। कॉन्वोकेशन हो रहा है। एक पग ऊपर एक टोपी रखी जाती है, एक ड्रेस पहनाई जाती है और जो कुलपति हैं या कोई भी बुलाए हुए मेहमान हैं, वो हर व्यक्ति को डिग्री देते हैं। डिग्री देने का मतलब क्या हुआ? एक प्राइड, एक अधिकार हमने महसूस किया कि आज हम एमबीबीएस बन गए, तो हम सिस्टम में वापस आ गए। तो बहुत जल्दी बैलों के गुरुकुल का भी दीक्षांत समारोह होगा और वहाँ हर बैल को जो ग्रेजुएटेड बैल है या उसका कोई और भी नाम देंगे, हम ग्रेजुएशन का नाम देकर के अंग्रेजियत नहीं लाना चाहते, लेकिन वो पहला जो हमारा दीक्षांत समारोह होगा, बहुत जल्दी एक डॉक्यूमेंट बना करके, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में लगी है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी गायों की बात करते हैं, गौशालाओं की बात करते हैं। हमने उनके मुँह से भी बैलों की बात नहीं सुनी, तो कैसे उनके मुँह में बैलों की बात डाली जाए? तो ये सारी जो हम कर रहे हैं प्रयास, 1-2 घानी और लग जाए कहीं किसानों के यहाँ, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ये तो खुद का प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों को इस बात की टेंशन नहीं कि कोई भला काम कर रहा है, इस बात की टेंशन है कि वो अपना काम कर रहा है। अगर कोई अपना भी काम कर रहा है, तो कम से कम समाज पर बोझ नहीं है, उसका काम आपको करना नहीं पड़ रहा, वो अपना काम खुद कर रहा है। तो अभी लोगों को लगता होगा कि ये अपने लिए कर रहे हैं, तो जब 2, 4, 5 गाड़ियाँ लग जाएँगी, एक प्रपोज़ल बना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा कि संसार में पहला जो बैलों का ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ बैलों को सम्मान मिल रहा है और जहाँ प्रशिक्षित किए बैलों को सर्टिफ़िकेट देने की ज़रूरत है, उनका दीक्षांत समारोह हो रहा है। तो महोदय, पहले दीक्षांत समारोह में जितने भी बैल हैं, जो प्रशिक्षित हैं, उनको जो सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा, आप आइए, अपने हाथों से दीजिए, ताकि पूरा विश्व देखे कि हिंदुस्तान में एक ऐसी भी अद्भुत जगह है, जहाँ बैलों को भी डिग्री दी जाती है। ये चर्चा का विषय पूरे विश्व में होना चाहिए कि हाँ, अब समय आ गया है कि हम बैलों को, हमारे प्राणियों को इंसान के अनुरूप इज़्ज़त दें और उनको मुख्य धारा में वापस लेकर आएँ। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं, कल शाम को भी फ़ोन आया कहीं से, कोटा से, कि हमें एक घानी लगानी है। घानी लगे, न लगे, तेल निकले, न निकले, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि कम से कम लोगों के ज़बान पर, लोगों के मन में ये बात आ तो गई कि हाँ, ये बैल भी कुछ होता है, इससे भी हमको काम कराना चाहिए। ऐसे अगर पूरे हिंदुस्तान में 100 लोग भी हमने खड़े कर दिए, जो बैलों की बात करने लग गए, तो हमें मान लेंगे कि एक नई क्रांति का आगाज़ हमने कर दिया। कुछ न होते हुए भी, कुछ करने के लिए बहुत कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ करने के लिए सबसे मौलिक चीज़ है, विचारों की आवश्यकता है, कि हम समझें इस बात को। हम अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्वपूर्ण समझें और उसको आगे बढ़ाएँ, जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें पैसे की बात ना हो, जिसमें भले की बात हो। तो कोशिश हमने बहुत की और इसका हमें परिणाम भी मिला। चारों तरफ एक पहचान मिली और किसी भी कंपनी के बनाए हुए उत्पाद के ऊपर आप देखते होंगे, कंपनी का महिमा मंडन होता है, कंपनी का नाम हर जगह लिखा होता है। हमने उसको नहीं लिखा, हमने उसको पीछे रखा है। हमने ब्रांड का नाम रखा है बैल बाबा। तो जितने भी लेबल हैं, उनके ऊपर बैल की छवि है, नीचे बैल बाबा लिखा हुआ है और वो वही रहेगा, बैल बाबा ही रहेगा। और हम देखते हैं कैसे बैल की चर्चा नहीं होती, कैसे हर घर में जहाँ तेल जाएगा, वहाँ बैल की छवि नहीं पहुँचेगी। बच्चों ने तो बैल देखा ही नहीं, उनके लिए तो कौतूहल का विषय है। ये भी कोई जाति होती है, जिसके सींग होते हैं जो दूध नहीं देती? ये कौन-सा प्राणी है? तो उस प्राणी को वापस
हर घर में पहुँचाने का जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे। और आप लोगों से जो आप लोगों ने 1 घंटे का समय दिया, ये भी ऊर्जा है। आप लोगों ने पहले भी 1 घंटे का समय दिया। तो वो 1 घंटे का समय जो आपने पहले दिया था, उस 1 घंटे के समय में भी जो आपने परिश्रम किया, अपना समय दिया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते नहीं हैं, पता नहीं क्या कर रहा है वो, ठीक है? सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन 1 साल बाद पहला तो हम आपको धन्यवाद देने आए। जैसे गुरु रामदेव जी ने कैलेंडर का अनावरण किया था तो अब समय आ गया है कि हम उनसे जाके मिलें और उनको ये कहें और तमाम जिन लोगों ने कैलेंडर का अनावरण किया, अपना समय दिया, क्यों देगा कोई समय? उन्होंने कुछ अद्भुत समझा इसलिए अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत अच्छा तो मुख्य अतिथि जी, बहुत विशिष्ट जानकारियां आपकी द्वारा मिल रही एक हैं। मिनट कुछ हैंड एक रेस मिले मिनट में हैं। एक जी मिनट जी में जी। मैं खत्म कर लूँ। तो अब हमने कॉन्टैक्ट किया और अब हम आहिस्ते-आहिस्ते जितने भी हिंदुस्तान में लोगों ने, संतों ने, विशिष्ट लोगों ने कैलेंडर की सुनी, कैलेंडर का अनावरण किया, उन सबसे पुनः मिलने का समय आ गया और उनको ये धन्यवाद देने का समय आ गया कि महोदय जो आपने समय हमारे लिए खर्च किया, भले वो 1 मिनट क्यों ना हो, उसकी बड़ी कीमत थी। तो हमने उसको वहाँ ज़ाया नहीं किया। वो जो आपने श्रम किया, उससे जो पॉज़िटिव ऊर्जा आपने हमें दी, उस पॉज़िटिव ऊर्जा को हमने ज़मीनी स्तर पर उतारा और देखिए, हम बैल बचा रहे हैं। तो अब आपको 6 महीने में 20 जगह कम से कम हिंदुस्तान में अलग-अलग जगह बैल चलते हुए दिखाई देंगे और वो घानी से तेल निकालते दिखाई देंगे। और हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है जो इकोनॉमिक्स है बैलों की और वो अब तैयार है कि लोगों को बेच सकें। और हम सिर्फ़ गाड़ी लगा कर के अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहते। गाड़ी भी लगेगी, बैल हमारे यहाँ से होगा, पूरा सप्लाई चेन होगा, जहाँ ऑर्गेनिक आपको जो भी उत्पाद चाहिए, वो उसमें आपको दिए जाएँगे। उसके बाद किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, कि भई कहीं गाड़ी तो नहीं बेच रहा, पैसे तो नहीं कमा रहा, ये बड़ा संदेह होता है। कोई कमा रहा है, उसकी भी बड़ी तकलीफ़ है। भई वो कमा रहा है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। तो हमने ये कहा कि आप गाड़ी लगाइए, बैलों से प्रशिक्षित लीजिए और जो भी आपको तेल निकालने के लिए सामग्री चाहिए, वो आप अगर मैनेज नहीं कर सकते, तो हम हैं ना आपके लिए, हम करके देंगे। उसके बाद आप जहाँ गाड़ी लगाएँगे, वहाँ बैल बाबा का और नमामि गौ मातरम का बोर्ड लगा होगा। अगर बोर्ड लगा होगा अगर बोर्ड लगा हुआ होगा, तो आप जो तेल उत्पादित करेंगे, उस तेल पर लेबल जो होगा, किसी भी नाम का लेबल आप रखिए, लेकिन उसके ऊपर बैल बाबा लिखा होना चाहिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में वो दिखना चाहिए कि जो भी तेल निकाल रहे हैं, वो बैल बाबा का नाम ले रहे हैं। यहाँ लोग तेल निकाल रहे हैं, तेल का वीडियो बना रहे हैं। हम तेल निकालते हैं, तो आप व्यापारी हैं, कुछ भी निकालते होंगे, वो अहमियत नहीं रखता। बैलों की तो कोई बात ही नहीं करता। तो हमने बहुत सारे लोगों को समझाया कि अपना अलग चेहरा दिखाइए, तेल की बात मत कीजिए, तेल की बात तो सब कर रहे हैं। बैलों की प्राण ऊर्जा की बात कीजिए, लोगों को समझाइए कि हम बैलों से तेल निकालते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं मैं तेल निकालता हूँ। तो आप कौन से बैल हैं जो आप तेल निकाल रहे हैं? उस बैल का नाम लीजिए, उसे आगे लेकर आइए। घर में गृहिणी जो होती है, वो रसोई में बड़ा अच्छा सामान बनाती है। पतिदेव चाय पकड़ा देते हैं, अभिभूत होकर के, जैसे सब कुछ उन्होंने किया है। पत्नी का तो ज़िक्र ही नहीं करते। हो तो चुका पत्नी का ज़िक्र समय। कीजिए। हाँ, 1 मिनट का समय दीजिए आप बस और ये समय ही तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम जगह-जगह आने वाले 6 महीनों में 20-25 जगह जो हमारे पास अभी इंक्वायरी है, उन सबको तब्दील कर चुके होंगे और आप लोगों को भी ये देखने का मौका मिलेगा कि आपके बीच में से ही आए हुए किसी व्यक्ति ने कुछ अलग चीज़ पहचानी और एक प्राणी को आगे लाने की कोशिश की। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप लोगों का पुनः एक बार जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा धन्यवाद। मुक्ता जी, और बहुत आपकी जो पीड़ा और आपका जो इनोवेशन, बहुत सारी जो चीजें हैं, आज उसका बहुत सारा हम लोगों को प्रसाद रूप में प्राप्त हो रहा है। अब मैं बहुत सारे हैंड रेस हुए बुलाता हूँ, पहले अशोक भैया को बुलाता हूँ, जल्दी से जी वो मैम, समाप्त करेंगे। बहुत ही अद्भुत और एक चमत्कारिक कार्य हो रहा है कि बेलों को रजत जयंती समारोह मनेगा, बेलों को सर्टिफिकेट मिलेंगे और बेल से तेल निकाला जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो आप जो प्रशिक्षित बेल दोगे, कच्ची घानी का तेल, तो ये दिन भर में कितना तेल निकाल देता है जी?
और इसका खर्चा कितना है? हेलो। हाँ, इसकी इकोनॉमिक्स हमारे पास लिखी हुई है, वो पवन जी को देंगे ताकि वो लोगों से शेयर कर दें। वैसे मैं बता देता हूँ थोड़े से समय में कि अलग-अलग तरह के 5-6 तेल निकलते हैं। उन सबको निकालना इसलिए आवश्यक है, किसी में रिटर्न ज़्यादा है, किसी में रिटर्न कम है, जो मूलभूत है उसमें कम होगा, कोकोनट है उसमें ज़्यादा होगा। तो इसका पूरा अगर हम व्यवस्थित लेखा देखें तो 2 बैलों को 8,000 रुपए की व्यवस्था से 2 बैलों का काम 1 महीने का चल सकता है। उस 8,000 रुपए को भी हमने इसमें समाहित किया है और बाकी सारी चीज़ों को इसमें कैलकुलेट करने के बाद और जो तेल की का मूल्य है, विक्रय मूल्य बहुत कम रखा गया है उसमें, किसान के उस पे परिप्रेक्ष्य में। हम उसे 600 रुपए लीटर बेच रहे हैं तेल को, क्योंकि आपको उत्पादन का की जो लागत है वो ज़्यादा है। एक्सपेलर से जब तेल निकलता है तो उसकी परसेंटेज 38-40% होती है। जब बैलों द्वारा निकलता है तो उसकी परसेंटेज 28 होती है। तो वो आपकी इकोनॉमिक्स पर असर डालता है। इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें और एकदम कम रेट में भी अगर हम ये देखें कि किसान को बहुत लिमिटेड फ़ायदा हो रहा है, तो भी एक घानी से 20-22 हज़ार रुपए का सारा खर्चा निकालने के बाद किसान को पैसा मिलता है। अगर वो तेल मामूली रिटर्न से भी बेचे। अगर वो 600 रुपए में बेचने में कामयाब होता है, तब तो वो 80,000 की बात होती है। लेकिन हम अ, उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि हो सकता है कि हम बेच पा रहे हों 600 में, किसान ना बेच पा रहा हो, तो किसान को हमने वो वाली लागत बताई है। तो एकदम अ, बॉटम प्राइस है। उस बॉटम प्राइस से भी किसान को 20-22 हज़ार रुपए का 1 महीने में रिटर्न मिलता है। घाड़ियाँ अलग-अलग तरह की होती हैं। ये घाड़ी तकरीबन 1,50,000 रुपए की होती है और इसमें 1 महीने में अगर आप 25 दिन काम करते हैं, तो 300 लीटर के आस-पास तेल निकलता है। मतलब में डेली का 12 लीटर आप मानिए। तो ये घाड़ियों की श्रृंखला में जो लकड़ी की घानी बनी हुई है, उसमें सबसे ऊपर वाला मॉडल है। इसमें आपको तकरीबन 12 लीटर, 14 लीटर तेल डेली निकल जाता है और उसमें हर तरह का तेल निकल सकता है। बारीक जो होते हैं सरसों के दाने, उनसे लेकर के अलसी है या नारियल इतना बड़ा होता है, उन सब का तेल निकल जाता है। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, एक बात रह गई थी कि जो किसान अपने यहाँ लगाएगा, वो जो तेल उत्पादित करेगा, वो जो मामूली मुनाफ़े के साथ उसकी रेट तय की गई है, उस रेट पर हम 25% तेल उससे वापस लेंगे। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है, हमें उनको पूरा करना है, हम गाड़ी तो लगाएँगे नहीं। तो हम कहीं न कहीं प्रचारित कर रहे हैं, तो उनको सामान देगा कौन? तो उन किसानों से हम 25% वापस लेंगे, अगर लेबल पर बैल बाबा लिखा होगा और वहाँ बोर्ड बैल बाबा लिखा होगा, तब हम लेकर के और जो हमारे लोग हैं उनको देंगे, ताकि किसान को भी ये हो क्या कि रेट में हमें लेंगे इतने मुफ्त जी? वो रेट उसमें इकोनॉमिक्स में लिखी हुई है, वो मैं भेज दूँगा आप लोगों को। तो किसान को ये नहीं लगे कि किसी ने हमको घानी चिपका दी, हमको बैल चिपका दिया, ना, एकदम एंड तक हम आपके साथ रहेंगे। इसको कहते हैं हैंड होल्डिंग, कि आपका हाथ पकड़ कर के आपको सिखाया जाए। धन्यवाद। जी, जी, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर किशोर सर जी को बुलाता हूँ कि वो डॉक्टर किशोर सर। शायद नहीं है क्या? किशोर, डॉक्टर किशोर सर। हेलो। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, बीच में कट गया था जी। मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छा संबोधन दिया। उनके कथन में 2-3 जो बातें आई, उसी के संदर्भ में उनसे मैं राय चाहता हूँ। एक तो उन्होंने जैसे कहा कि 2 रुपए 3 रुपए में अनाज मिलता जाता है, जिससे लोगों की काम करने की इच्छा खत्म हुई है और लोग आलसी बन गए हैं। आपने बहुत महत्व की बात दी। ये पूरे देश में किसानों के और मजदूरों के मन में यही भाव है कि किसानों को जरूरत है और मजदूर आते नहीं हैं। और निश्चित रूप से यही बात हो गई है कि किसानों का या बैलों का गोबर निकालना, गैया का गोबर निकालना, इस काम के लिए मजदूर मिलते ही नहीं है। तो निश्चित रूप से यह जो 2 रुपए 3 रुपए वाला अनाज है, उसको बंद करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया जाए। इस तरह की कुछ अगर हम चेष्टा करें, आप जैसे संस्थाओं के माध्यम से, तो निश्चित उसका कुछ असर होगा, ऐसा हमको लगता है। यह एक बात। और दूसरी की देश की इकोनॉमी जो है, देश की व्यवस्था ही ऐसी बन गई है कि जो मतलब सब्सिडी भी देती है तो यंत्रों पर देती है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिल जाती है। हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में 1.5 से 2 लाख की बैलजोड़ी मिलती है और 1.5-2 लाख की बैलजोड़ी लेने के लिए सब्सिडी 10% भी नहीं मिलती ही नहीं है।
तो निश्चित रूप से नया बैल कहाँ से लेंगे? जो बैल है पुराने वो तो है, वो जैसे मर जाते हैं तो गाय नहीं है, गाय से बछड़ा नहीं है, बछड़े से बैल नहीं है। यह जो डीलिंकिंग बन गया है और उसके लिए नया परचेस करने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए भी अगर कुछ पहल होती है तो ही निश्चित रूप से बैलों की संख्या बढ़ेगी। और तीसरा जो पहलू है कि निश्चित रूप से बूढ़े जो बैल होते थे, हमारे घर में 6 बैल थे, बचपन से ही मैं देहात में रहता था, तो बूढ़े बैल जो होते थे, उनको जो चारे का सेवान जिसको बोलते हैं, पूरा एक भंडार रहता था, वहाँ पे छोड़ देते थे। वहाँ पे साल 2 साल वहीं पे वो खाना खाते थे, कुछ काम नहीं किए हुए, और वहीं पे उसका गोबर-वोबर लेते थे, और गोबर लेने के बाद में वह सिर्फ आता था और फिर बैल दिन भर वहीं पे रहता था। यह जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था अभी खत्म हो गई है। तो जैसे वृद्धों का वृद्धाश्रम होता है, तो ये ऐसे पशुओं का, बैलों का अगर वृद्धाश्रम बने, तो और इसके लिए अगर कुछ पहल बने, तो निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। धन्यवाद। देखिए जी, मानिए जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें समझना होगा जैसे गौशालाओं की हम बात करते हैं, तो हम बता दें आपको गौशाला हमारा इतिहास नहीं है, गौशाला हमारी संस्कृति में नहीं है, कभी नहीं थी। गौशाला पहली 1879 में रोहतक में बनी थी, पहली गौशाला और 1879 से पुराना इतिहास नहीं है गौशाला का, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी गौशाला की। हर आदमी गाय का ध्यान रखता था, हर आदमी गोवंश का ध्यान रखता था और ये जो रिटर्न वाली बात है ना कि आपने कहा कि वो चारे में बैलों को छोड़ दिया जाता था, वो अपनी स्वेच्छा से खाते थे। ये तो हमारी मानसिकता ही बदल गई ना, लिमिटेड देंगे, लिमिटेड से ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा कैसे खा गया ये? अब बैल को छोड़ देंगे तो बहुत खा जाएगा वो। ये चिंता पहले है, ये चिंता नहीं है कि वो खा लेगा अपने आप। तो इस तरह से जो आपने कहा महत्वपूर्ण बहुत है और जिस तरह से वृद्धाश्रम की हम बात करते हैं या हम गौशालाओं की बात करते हैं, तो गौशालाएँ और वृद्धाश्रम हमारे अ, सांस्कृतिक मूल्यों का और हमारे एक तरह से वैचारिक मूल्यों के पतन का कारण है। वो दिख रहा है हमें कि गौशालाएँ हैं और वृद्धाश्रम है। ये हमारी असफलता और हमारी जो विफलता है, वो सामने दिख रही है कि जो हमारे साथ जुड़े थे, आज वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है कि इनको गौशाला में भेज दो, इनको वृद्धाश्रम में भेज दो। क्यों भेज दो जी वृद्धाश्रम में? सारी ज़िंदगी तो उनका खाया-पिया आपने, सारी ज़िंदगी उनका इस्तेमाल किया आपने। तो हम सिर्फ़ इस्तेमाल करना जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस चीज़ की आवश्यकता नहीं, हटा दो इसे। ऐसे नहीं चलता है, इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा, एक दिन हम भी आएँगे वहीं, एक दिन हमारी भी आवश्यकता नहीं होगी, तो हमें भी उठा के वहाँ भेज दिया जाएगा। तो अभी आज जवानी में दिल बड़ा विरोधी हो जाता है कि नहीं, हम ऐसी सिस्टम नहीं बनाएँगे, हम बच्चों को संस्कार देंगे कि हमारे बच्चे हमें वृद्धाश्रम में नहीं भेजें। तो हमारे बच्चे हमें वृद्धाश्रम में नहीं भेजें, इसकी योजना तो हमारे पास है। पड़ोसी को भेज रहे हैं, उसकी कोई योजना नहीं है हमारे पास। वो योजना हमें बनानी पड़ेगी कि हर आदमी यहीं का है, यहीं रहेगा, वो अलग कैटेगरी में नहीं जाएगा। और जो हम दुश्मन की बात करते हैं, हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही दुश्मन हैं अपने, इसलिए हमने आने वाली प्रजाति को पंगु बना दिया है कि वो बैसाखियों पर चले, वो सरकार की तरफ देखे कि हमको पैसा मिलेगा। किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। आपने जो कहा हमने एक प्रपोज़ल बनाया है कि कैसे मनरेगा में अ, उस किसान को शामिल किया जाए जो अपने यहाँ 2 बैलों की जोड़ी 1 बैलों की जोड़ी रखता है और उस बैलों से हल चलाता है। तो उसको भी जो श्रम है 100 दिन की जो मिनिमम गारंटी है, उसका जो 30,000 रुपए मिलता है, वो उसको अ, कहीं खाई खोदने से बेहतर है कि वो 2 बैल रखे और उससे अपने यहाँ भी खेती करे और आस-पास के लोगों के यहाँ खेती करे, गोबर भी आएगा उसका और वो प्राकृतिक खेती भी करेगा। तो उसको उसमें समाहित किया जाए। जिस तरह से राजस्थान सरकार 2 बैलों को रखने पर 30,000 रुपए की एक राशि उसको देती है किसान को, इस साल के बजट में है। ऐसा हर प्रांत की सरकार को करना चाहिए, जहाँ बैलों को अ, रखने पर प्रोत्साहन राशि मिले। तब जाके लोग प्रोत्साहित होंगे। कितनी विडंबना है! बैल आप रखेंगे, खेती आप करेंगे, प्राकृतिक खाना आप खाएँगे और पैसा सरकार देगी। ठीक है? पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा भी करें, तो अभी हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान सरकार कर रही है। शायद अगले साल यूपी गो सेवा आयोग के अध्यक्ष से और उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में अगर इसका परिवर्तन आया है, तो हम इसे 2026 के योगी जी के बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा अगर हुआ, तो शायद अलग-अलग राज्यों में इस तरह की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ये बैलों को ज़रूर बचाएगी। थैंक यू। बहुत अच्छा सर।
और बहुत बढ़िया। मैं राकेश गौड़ जी को बुलाता हूँ कि वो संक्षिप्त में अपनी बातें रखें। जी, नमन सदन में सभी को। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि तेल वाली मशीन के अलावा भी कुछ और मशीनें हैं अपने पास में ही, और दूसरी बात अगर है तो जैसे कि अभी तो गवर्नमेंट खाद्य से संबंधित जो भी उद्योग लगा रहा है तो उसमें एक लोन भी दे रही हो, लोन के अलावा सब्सिडी भी दे रही, तो ऐसा कुछ इसमें समावेश है क्या इन मशीनों के साथ में भी? जी हो। इसमें क्या है कि देखिए अभी उसको, जैसे आपने खाद बोला ना, खाद कहते ही गाय का चेहरा दिखने लग जाता है, खाद कहते ही गाय का गोबर, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने इसको बड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। गाय का तो हम नाम ही नहीं लेते जी, बिल्कुल गाय का मैं नाम ही नहीं लेता, क्योंकि गाय का नाम लेने के लिए 140 करोड़ लोग हैं ना, ले रहे हैं गाय का नाम, तो बैल का नाम कौन लेगा? तो हम सिर्फ बैल की बात करते हैं, और हम गाय वालों को कहते हैं भैया तुम गाय अपने पास रखो, हमें तुम्हारी गाय की जरूरत नहीं है, न हमको राष्ट्रमाता बनाने से कोई भला नहीं होने वाला किसी का, उससे काम कराइए। तो उसका उत्पाद आपको दिख रहा है, इसलिए उसकी यूटिलिटी है, बैल का उत्पाद नहीं दिख रहा। तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन पहले एबीसीडी सीखनी पड़ती है, जो आराम से दिख जाए। अभी बैलों की ऊर्जा से बिजली भी बन रही है, लेकिन नगण्य है वो, उसका कोई फिगर नहीं है, और उसकी कोई इम्पोर्टेंस समझता नहीं है। तो जब इम्पोर्टेंस समझता नहीं है तो क्यों बैलों की से बिजली बनाने के उपक्रम में ध्यान दिया जाए? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खेती भी बाद में होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए किसान को बदलना पड़ेगा, उसकी जो व्यवस्था है, दिमागी व्यवस्था है कि मेरा काम आराम से ट्रैक्टर से हो रहा है, मैं क्यों बैल रखूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है? तो वो जो ज़रूरत नहीं है ना, वो यहाँ से शुरू होगी कि आप तेल निकालिए, आप आटा पीसिए। ये 2 चीज़ें तो आपको घर में चाहिए, इसके बिना तो जीवन नहीं चल सकता। तो इस जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उसमें वो प्राणी शामिल हो रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इससे अद्भुत कुछ हो नहीं सकता। तो पहले जो चक्की है, वो घानी है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। उसके बाद बहुत सारे काम हो सकते हैं, और बैलों को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा संकल्प है 1 साल से, कि जब भी धनराशि होगी, तो हिंदुस्तान में अलग-अलग जगह आपने देखा होगा कि रैंप वॉक होता है, फैशन शो होते हैं, कपड़ों के, परिधानों के। तो ऐसा क्यों ना हो कि हिंदुस्तान में एक प्राकृतिक खेती पर भी अ, फैशन शो होना चाहिए। तो जब प्राकृतिक खेती पर फैशन शो होगा, तो वो बैलों पर आधारित होगा। बैलों का फैशन शो, ये हिंदुस्तान के किसी कोने में हम करा के छोड़ेंगे। पैसा बस थोड़ा-सा आ जाए, जहाँ रैंप पर बैल दिखेगा, जहाँ रैंप पर बैल चलेगा और लोगों को दिखाएगा कि भई अब अभिनेताओं के और अभिनेत्रियों के या मॉडल्स के रैंप पर चलने के दिन लद गए। अब बैल चलेंगे, ठीक है? और हम कहते हैं आप मर्द हैं, मर्द को तो बचाइए। आप बहुत अच्छा धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा। अब समय थोड़ा सा इजाजत कम दे रहा है। सिंगोरिया जी लास्ट हैंड रेज है। सिंगोरिया जी आप आइए और बिल्कुल आभार भी व्यक्त करिए जी। और जब हमारे मानव समाज में सत्तात्मक उसका वो है प्रभुत्व, तो क्यों ना हम गोवंश में बैल को महत्व दें। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। और अभी आज सदन का टाइम ज्यादा ले लिया है, 12 मिनट। ऐसे मुख्य अतिथि को ऐसा लगता है कि निरंतर सुनते ही रहो, और निरंतर उनकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अपने भोलेनाथ जी हैं, बगैर नंदी से के बगैर चलते नहीं। और जो पूजा होती है, अगर आप अभिषेक करेंगे तो उसमें आपका नंदी की भी पूजा करना अनिवार्य होती है। जब भी आपकी शंकर जी का अभिषेक आपका जो है वो सफल माना जाता है। तो ऐसे नंदी बाबा की संरक्षक करने वाले और मुख्य अतिथि को मैं चाहूंगा कि हमें और भी समय आगे देवें। ऐसे ही हमारे सदन में आप अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रह गए, और बहुत सारे लोगों के विषय में जो जिज्ञासाएं हैं वो रह गई हैं। अगर आप हमें एक दिन और, सदन चाहेगा कि आप एक दिन और देंगे। नक्की करता है ब्रो। जी आदरणीय, मुझे आज्ञा मिले तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा बैल बाबा पे। 2 लाइन। जी बोल दीजिए, बोलिए। जैसे बोला गया कि गाय तो कृष्ण ले गए, नंदी बाबा, अरे महादेव जो है नंदी बाबा के नहीं चलते हैं, तो जो बैल है, तो बैल किसने ग्रहण किया? बैल क्या कृष्ण के बड़े भाव बलदेव जी ने, बलदाऊ ने। तो बैल का भी सम्मान था। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, और बलराम जी ने बैल को किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, बस मेरी वाणी पूरी हुई, मैंने ध्यान दिया बैल बाबा पे।
कि बैल बाबा भी ऐसे निराश्रित नहीं है, उनके भी अधिपति है। क्या मैंने जी, सही जी, बात जी। रखी? नहीं, नहीं, सही है वो, आपने मतलब जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसको भी हमें अगर देखें ना, तो आपने हाँ, बलराम की बात कही, लेकिन ये जो हाँ, आंधी कृष्ण भगवान की गाय और जो नंदी हम्म, की महादेव जी की, इस आंधी के महादेव जी बीच के। में 90 महादेव जी की 99% बलराम जी की चर्चा नहीं होती, बलराम जी का कोई नाम ही नहीं लेता। यही हमारी विडंबना है कि गाय की बात सब यस, कर रहे हैं, नंदी की बात सब कर रहे हैं, बैल की बात कोई नहीं कर रहा। वो कोई बैल नहीं की बात करता। वापस शुरू हो। चलिए एक लाइन और बोलना चाहूंगा, मर्यादा को तोड़ कि देखिए आपने जो गाय का और नंदी बाबा का चरित्र, बैल का भी आपने कुछ बताया, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि गौ के मूत्र को पीना पड़ता है जी, ठीक है। वहीं अगर बैल के मूत्र का संग्रह या लेकर उसको सूंघने से ही वो उतना बराबर काम कर देता है। बैल के मूत्र की बात बता रहा हूं मैं, सूंघे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी नजर ही नहीं है वहां। राहुल जी आप बता रहे हैं, एकदम सही बोला आपने कि हमारी दृष्टि ही नहीं है। भैया ट्रैक्टर आ गए, लग गए इसके पीछे, बैल को छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा दुर्गति तो उनकी है, बैलों की। और फिर हमें चाहिए, आपने जो बोला कि भैया सबको तंदुरुस्ती है, सब अच्छा, कैसे आएगा वो नहीं रही। हमारा जो तंत्र जो चल रहा है, तंत्र भी इसमें उदासीन क्या है, वो तो बिल्कुल अंधा ही है। कहने जी, को आडंबर के बहुत आडंबर समय ही होता है। समय इजाजत नहीं दे रहा है। अब चलिए चलिए मैं धन्यवाद, सबसे मैंने तो कुछ ज्यादा, 2 लाइन आज मैंने ज्यादा बोल ली। बहुत जी, 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 धन्यवाद जी, जी। कोई बात बस नहीं। मुझे 2 बहुत बात रखनी थी, मैंने रख ली, आप लोगों ने सम्मान रखा, आपका सबका बहुत मुख्य धन्यवाद। अतिथि का बहुत आभार, आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार है। और जो हमारे योगाहार में जो सदस्य लोग सम्मिलित हुए, उनका भी बहुत बहुत आभार। और कल फिर नए योग के साथ, नए अतिथि के साथ मिलेंगे। जी ओम, प्रणाम। जी ओम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी ओम। मुख्य अतिथि राहुल भैया को प्रणाम। बहुत बहुत अरे धन्यवाद गणेश शरद जी बहुत का। बहुत बहुत जी, किसान, छोटे छोटे से किसान सब खेत पे बैल बांधते हैं और खेती बैल से कर रहे हैं। हम कहते सब भगवान सबको छोटी छोटी किसानी दे रहे, बड़े बड़े किसान को किसान जमीन जो है सरकार ले ले हुए, 2-2 4-4 एकड़ हो जाएगी तो सब बैल से खेती करने लगेंगे, ट्रैक्टर की रहेगी ही नहीं। ओम। जी ओम, जी ओम, ओम। हमारे शरद भैया लोग आ गए थे, जहां जहां ले गए सारे किसान जो है बैल की खेती करते हैं। सब छोटे छोटे किसान बैल की खेती करते हैं, छोटे किसान ही बना दे सरकार, सब ले ले जमीन, सब किसान बन जाएंगे, बैल से खेती करेंगे।